All right, friends, let us talk about स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। उसके पहले तक हमने जो है बाकी सारी चीजें देखी थी लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेट अस टॉक अबाउट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। So speaker is elected by the assembly from among its member, just like your Lok Sabha. Generally, the speaker remains in office for the life of the assembly, but he may vacate if he ceases to be a member. He can resign also by writing to the deputy speaker, and they are removed through a resolution passed by an effective majority आफ्टर गिविंग 14 डेज एडवांस नोटिस। तो आप जो है 14 दिन का एडवांस नोटिस भी देके रिजाइन कर सकते हो, सॉरी रिमूव किए जा सकते हो, रिजाइन कर सकते हो बाय राइटिंग टू डेप्यूटी स्पीकर, एंड यू कैन सीज टू बी अ मेंबर ऑफ असेंबली, देन यू आर रिमूव्ड एज द स्पीकर। वेरी सिमिलर, वेरी वेरी सिमिलर as to that of the Speaker of the Lok Sabha. Okay. Power and duty. What are the powers and duty? So maintains order and decorum, conducting business and regulating proceeding. Final interpreter of the constitution within the house. मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर दिस पर्सन विल बी द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और बाहर कौन रहेगा? इन इंडिया कौन रहेगा? सुप्रीम कोर्ट। ओके। असेंबली रूल और लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट्स को भी ये अपहोल्ड करेंगे। अडजर्न असेंबली और सस्पेंड मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ए कोरम। कोरम क्या था? याद होगा आपको, 1/10 नंबर के जितना टोटल मेंबरशिप है उसका 1/10 नंबर हैज टू बी देयर फॉर द प्रोसीडिंग्स टू गो ऑन। दे कैन अलाउ सीक्रेट सिटिंग्स इन द हाउस। ओके। ही कैन एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ ए टाई। अगर टाई हो जाता है तो उस इवेंट में इनके पास एक कास्टिंग वोट होता है। डज ही वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस? Does the speaker vote in the first instance? No, he does not. He has a casting vote. But he does vote in the first instance in one case. एक केस में जो है ये फर्स्ट इंस्टेंस में वोट करेंगे। कब? When the resolution of his removal or her removal is under consideration. तब जो है वो जो उस रेजोल्यूशन पे दे कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। ओके, ये चीज समझ में आई? जो स्पीकर है इन ऑल दी अदर केसेस दे विल हैव ए कास्टिंग वोट, नॉट ओके इन द इवेंट ऑफ ए टाई, नॉट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन अगर ये जो इनका रिमूवल का प्रोसेस चल रहा है तो उस रिमूवल के प्रोसेस में ये जो है अपना वोट ये क्या प्रिसाइड करेंगे उस समय? इनका जब रिमूवल का प्रोसेस चलेगा, कैन दे प्रिसाइड? द आंसर इज नो, बट दे कैन वोट एज अ नॉर्मल मेंबर ऑफ द हाउस। ओके। He decides whether a bill is a money bill or not, and this decision is final. So they certify whether a bill is a money bill, and they decides questions of disqualification due to defection. 10th schedule under the जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इनसाइड है उसमें 10th शेड्यूल को ये चेक करेंगे वेदर अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड और नॉट। इज दिस फाइनल? इज दिस डिसीजन फाइनल? द आंसर इज नो। कि हो तो होलोहान याद है? कि हो तो होलोहान। So 10th schedule, it is subject to, okay, 10th schedule, it is subject to judicial review. Okay, ठीक है। Appoints and supervises the committee chairman and serves as the chairman of key committees. तो की कमिटीज के ये जो है चेयरमैन की तरह सर्व करेंगे। उसके साथ साथ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहां पर मैंने कहा था कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, और मैंने ये नहीं कहा एमएलए या एमएलसी वाले, लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल। I said they will behave like Lok Sabha speaker, but in states. Why I am saying continuously Lok Sabha speaker? Why not Rajya Sabha speaker? ऐसा कोई पैरेलल है क्या राज्यसभा स्पीकर का स्टेट्स में? देयर इज नो पैरेलल। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो डेप्यूटी गवर्नर और वाइस गवर्नर हु कैन बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। यस और नो? जैसे हमारे यूनियन लेवल पे देयर इज अ वाइस प्रेसिडेंट हु इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन,
ऐसा कोई भी नहीं है स्टेट में हु कैन बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द अपर हाउस ऑफ अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर इन द स्टेट। अगर किसी स्टेट में दो हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ऐसा कोई वाइस गवर्नर का पोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे यहाँ। ओके, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं लोकसभा स्पीकर, क्योंकि उन्हीं के तरह जैसे लोकसभा स्पीकर अमंग इट्स मेंबर इलेक्ट होते हैं, उसी तरीके से आपके जो है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो है जो स्पीकर साहब है या स्पीकर मैडम है वो सेलेक्ट होती है। ठीक है। सो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, again very similar to the deputy speaker of Lok Sabha, elected by the assembly from among its members after the speaker's election, usually remains in office for the life of the assembly but can vacate the position under similar condition. And does this person, is he junior to the speaker? Is the deputy speaker? Okay, the answer is no. He is not junior. Just like the deputy speaker of Lok Sabha is not junior, he is directly responsible to the house. नॉट एग्जैक्टली रेजिग्नेशन से हमें ये पता चलता है, लेकिन हमें ये इससे पता चलेगा दैट बोथ ऑफ देम आर व्हाट, आर responsible to the house, not responsible to each other. Okay, so he performs the duties of the speaker when the speaker's office is vacant or when the speaker is absent, and he has all the powers of the speaker when acting in their capacity. अगर जब ये स्पीकर की तरह काम करेंगे तो इनके पास सारा पावर होगा, कम पावर नहीं होगा। वेरी सिमिलर टू व्हेन वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स द एक्टिंग प्रेसिडेंट। ओके, उनके पास भी सारा पावर होता है प्रेसिडेंट का। चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, very similar to the speaker and deputy speaker of the state legislative assembly, and both houses appoint a panel to preside over sessions in the absence of primary and deputy presiding officers holding similar power when presiding. Yeah, the panel of chairperson was there in the Lok Sabha, and panel of vice chairperson was there in the Rajya Sabha. उसमें से जो है जो सीनियर आपके लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स थे उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है, और उनको सेलेक्ट करके हम क्या करते हैं, उनको हम अलाउ करते हैं कि जब स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा या चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन इज नॉट प्रेजेंट इन द राज्यसभा, दे कैन टेक ओवर। ओके, बहुत बार ऐसा होता है नहीं आते हैं, जैसे नॉर्मल जब प्रोसीडिंग चल रहा है, वेन एवर देर इज सपोज अ वेरी बिग बिल देर इज टू बी पास्ड, बहुत बड़ा बिल है, उसको पास करना है, बहुत इंपॉर्टेंट वोट है, उसको करना है, कोई कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप की चीज है, सो उस केस में स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर जरूर रहेंगे। लेकिन जो नॉर्मल डे टू डे, जैसे अभी आप कल खोल के देख लीजिए, कल तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डे नहीं है, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कल खोल के देखिएगा तो ना डेप्यूटी स्पीकर मिलेंगे ना स्पीकर मिलेंगे, कोई आपको पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से आदमी मिलेगा, कोई आपको पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से आदमी मिलेगा। तो जनरली इन डे टू डे ये ज्यादा ऑन ग्राउंड ये लोग ज्यादा रहते हैं, और स्पीकर साहब और डेप्यूटी स्पीकर साहब जनरली ये इनका पॉलिटिकल काम भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये थोड़ा सा बाहर रहते हैं। और सैलरीज एंड अलाउंसेस जो इनकी है, इट इज फिक्स्ड बाय द स्टेट एंड इट इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। सो क्या ये वोट हो सकता है? अगर आपको याद होगा तो वेरी मच लाइक द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसपे अगर कोई भी एक्सपेंस चार्ज होता है, दे कैन बी डिस्कस्ड बट नॉट वोटेड अपॉन। यस, यू आर करेक्ट, दैट कैन बी डिस्कस्ड बट नॉट वोटेड अपॉन। तो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे आता है, इनका जो स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और डेप्यूटी स्पीकर है। एक और चीज है, एक और चीज है दैट ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, क्या इसमें सैलरी और पेंशन ऑफ जजेस आएगी? हाईकोर्ट जज, सैलरी एंड पेंशन ऑफ हाईकोर्ट जज, ओनली सैलरी विल कम। तो पेंशन कहाँ रहेगी? पेंशन नहीं मिलती है इनको, पेंशन विल बी ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया।
पेंशन कहां पर है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होगी। वेरी गुड। चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो चेयरमैन जो है इज इलेक्टेड बाय द काउंसिल फ्रॉम अमंग इट्स मेंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इनका जो इक्विवेलेंट है सेंटर पे, दैट इज द राज्यसभा, वहां का चेयरमैन कौन है? वहां का चेयरमैन एक्स ऑफिशियो होता है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। ओके, सो चेयरमैन ऑल्सो सिमिलर थिंग है। यहाँ पर चेयरमैन के पास सारे पावर्स हैं। चेयरमैन उसी तरीके से वेकेट कर सकते हैं अपने ऑफिस जैसे कि जो स्पीकर है, लेकिन एक चीज नहीं है, चेयरमैन डज नॉट हैव द पावर टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल। Very similar to Rajya Sabha chairman, who also does not have the power over any power over money bill. ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके भी चेयरमैन जो है उसको कोई पावर नहीं है अबाउट मनी बिल, एंड दिस डिटर्मिनेशन इज अ स्पेशल पावर which is reserved for the speaker of the legislative assembly. Deputy chairman, very similar, from among its member he is elected, or he also vacate office in the similar case, and then the deputy chairman steps in to perform the duties of chairman when the latter's office is vacant, or when the chairman is absent from a council sitting. So ये जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर या चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन का जो ऑफिस है, it was introduced via which act in the British days? 1919. Okay, Government of India Act 1919. The name was changed to पहले क्या स्टार्टिंग से स्पीकर था? नहीं, इनिशियली इट वाज प्रेसिडेंट एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, एंड देन इट वाज चेंज टू व्हाट? स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर व्हेन? इन 1935 एक्ट। 1935 एक्ट में it was changed, but did the change take place on ground? On ground, it did not take place. So till 1947, it continued as president and deputy president. And then finally, Mavlankar Sahab jo hai, he became India's first speaker. Okay, independent India's first speaker. There is also a Mavlankar rule, and that is applied for what? Mavlankar rule. It is applied for selecting the leader of opposition. Okay. Yes. Okay. अब हम बात करते हैं सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। द गवर्नर समन्स ईच हाउस of the state legislature to meet in ensuring the gap between two sessions does not exceed 6 months. Very similar to the Lok Sabha. Thus, the state legislature must convene at least twice a year. लिखा हुआ नहीं है, implied है। Please remember this. कहीं लिखा हुआ नहीं है, implied है that at least twice आपको मिलना है। Why? Because there is a 12-month year, and it is said that gap between two sessions should not exceed 6 months. All right. And this adjournment जो है, this temporarily suspends the work of a sitting for a very specified time, 2 hour, 3 hour, 1 hour, 2 days, 1 week. Okay, इस तरीके से। And an adjournment sine die, it signifies the end of a sitting for an indefinite period. और ये जो है, this is a precursor to what? Adjournment sine die is a precursor to prorogation. It is a precursor to what? Prorogation. So prorogation is declared by the governor, but by the president at the center. स्टेट्स में गवर्नर जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोरोगेशन डिक्लेयर करते हैं। एट द सेंटर, एट द यूनियन लेवल, इट इज द प्रेसिडेंट हु डिक्लेयर्स। तो जनरली क्या होता है, हमने देखा, देयर इज एन adjournment, then there is an adjournment sine die, and then finally there is prorogation. Okay, तो adjournment नॉर्मल होता है एवरी डे आफ्टर द सिचुएशन इज ओवर, आफ्टर द मीटिंग्स आर ओवर, adjournment हो जाता है। adjournment sine die जो है, दिस इज बेसिकली डन बिफोर प्रोरोगेशन। और adjournment sine die में कोई ऐसा रूल नहीं है कि कितने समय तक हुआ है, इनडेफिनेटली होता है। यू आर करेक्ट। और फिर प्रोरोगेशन इज दैट द सेशन इज ओवर। ओके, प्रोरोगेशन का मतलब क्या है कि ये जो सेशन है दैट इज टर्मिनेटेड, परमानेंटली टर्मिनेटेड।
adjournment sine die अगर होता है, can they be called back? If there is an adjournment sine die declared, so can they be called back? The answer is yes. The house can be called back in both adjournment and adjournment sine die depending on the speaker. तो यहाँ स्पीकर का रोल रहता है, वेरस प्रोरोगेशन में किसका रोल रहता है? गवर्नर का रोल रहता है एट द स्टेट। वही चीज आप अगर सेंटर पे टेम्पलेट लगा दो तो प्रेसिडेंट का रहेगा। ओके, छुट्टियां खत्म हो गई जो है ना, दिस इज प्रोरोगेशन। ओके, adjournment sine die is, adjournment sine die is मैंने कहा था कि अब हो सकता है छुट्टियां आ जाए, दैट इज प्रोरोगेशन। बट अब जो है हमें कुछ इमरजेंसी आ गई, इसीलिए हम अभी जो है प्रोरोगेशन को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, या प्रोरोगेशन के अनाउंसमेंट को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं। ओके, समथिंग लाइक दिस। ओके, आप ऐसे समझो, एडजर्नमेंट समझ में आ गया, एडजर्नमेंट समझ में आ गया, एडजर्नमेंट सिनेडी समझ में आ गया कि उसमें कोई बताया नहीं जाता है कितने समय तक हो रहा है, इनडेफिनेटली हाउस हैज बीन, उसका जो सिटिंग है उसको सस्पेंड कर दिया गया। नाउ सस्पेंशन होता है, एडजर्नमेंट जो है सस्पेंशन होता है, टर्मिनेशन नहीं होता है। तो इफ देर इज अ टाइम बिटवीन एडजर्नमेंट सिनेडी और प्रोरोगेशन, मान लिया 3 दिन का टाइम है फ्रॉम एडजर्नमेंट सिनेडी टू प्रोरोगेशन, सो उस 3 दिन में अगर इंपॉर्टेंट कुछ आ जाए तो कैन द हाउस बी कॉल्ड बैक बाय द स्पीकर? द आंसर इज यस। यही तो मैं कह रहा था। ओके, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेकिन एक बार प्रोरोगेशन हो गया, एक बार प्रोरोगेशन हो गया, तो क्या वो सेशन वापस से जिंदा हो सकता है? ओके, प्रोरोगेशन के बाद खत्म, प्रोरोगेशन इज टर्मिनेशन, फिर नया सेशन समन होगा, फिर नया सेशन समन होगा। दिस इज द सेम इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एट द पार्लियामेंट लेवल। ओके, then there is dissolution, then there is dissolution, and it is applicable only to the legislative assembly, not the legislative council, very similar to the Lok Sabha and Rajya Sabha, where the Rajya Sabha is a continuous house, the legislative council is also a continuous house. And legislative councils, they being permanent bodies, are not subject to dissolution. Dissolution impacts the status of pending bills, with those in the assembly lapsing and those passed by both houses but pending assent not lapsing. तो जो लैप्सिंग का रूल है, देखिए लैप्सिंग का रूल जो है ना, वो बहुत सिंपल है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर में। ओके, यहां पर जो है बहुत सिंपल है आपका, अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है ना दोस्त, तो सिर्फ क्या है कि अगर कोई भी बिल है पेंडिंग तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगर आपने असेंट के लिए भेजा है तब वो लैप्स नहीं होगा। दैट विल डिपेंड ऑन द न्यू गवर्नमेंट। द न्यू गवर्नमेंट कैन टेल द गवर्नर वेदर टू गिव असेंट और नॉट। ओके, वो डिफरेंट चीज हो जाती। द थिंग इज द थिंग इज कि क्या यहां पर मान लिया कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर है एंड गवर्नर जो है, गवर्नर ने डिसोल्यूशन कर दिया, बट एट द सेम टाइम ही हैज डिक्लेयर्ड दैट अ बिल विल हैव जॉइंट सिटिंग। तो क्या ऐसी चीज पॉसिबल है कि वो बिल लैप्स नहीं करेगी? मैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं जॉइंट सिटिंग गवर्नर ने बोल दिया, जॉइंट सिटिंग गवर्नर ने कह दिया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल लेजिस्लेटिव असेंबली का जॉइंट सिटिंग होगा, तो क्या वो बिल लैप्स करेगा? ओके, अब फिर मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आई एम गिविंग वन मोर हिंट। आई एम सेइंग गवर्नर जॉइंट सिटिंग बुला रहा है। क्या गवर्नर पहली बात जॉइंट सिटिंग बुला सकता है? क्या स्टेट्स में जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट है? द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट सिटिंग, ओके ठीक है, ठीक है, वो रो मत। स्टेट में जो है जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट नहीं होता है। ओके, स्टेट जो है वहां जॉइंट सिटिंग का कंसेप्ट नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। देयर इज नो जॉइंट सिटिंग कंसेप्ट। आर्टिकल 108 इज ओनली फॉर पार्लियामेंट। आर्टिकल 108 इज ओनली फॉर पार्लियामेंट। ओके, सो इस चीज जो है आपको समझना होगा। ठीक है, तो यहां पर जो लैप्सिंग रूल है,
यूनिकैमरल में तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, वट एवर इज पेंडिंग इन द सिंगल हाउस वो लैप्स हो जाएगा, वट एवर इज गिवन टू द गवर्नर वो बच जाएगा अगर डिसोल्यूशन होता है। बट जब आप देखेंगे कि बाई कैमरल हाउस है, ओके, तो वहां जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर जो बिल्स है वो आपका दैट विल बी दैट विल गेट लैप्स्ड, जो वहां पेंडिंग है लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो पेंडिंग है वो बच जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली ने, ओके, और अगर मान लिया कि भेज दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को और इसने अग्री नहीं किया, इसने अगर अग्री नहीं किया देन इट विल बी प्रॉब्लमैटिक। ओके, व्हाई? बिकॉज देर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, देर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग अगर डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है हाउस, तो व्हाट हैपेंस, तब देर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, तो वो बिल जो है, ओके, बिल जो है वो आपका लैप्स कर जाएगा। ठीक है, यहां पर एक चीज और है, यहां पर एक चीज और है, इन द नॉर्मल सेटिंग वी से कि देर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग, देर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग एट द स्टेट लेवल। यहां तक समझ में आया? देर इज नो प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इन द, तो यहां पर आप कहेंगे ऐसे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अनलिमिटेड पावर हो जाएगा, एनीथिंग द लेजिस्लेटिव असेंबली विल पास दे जस्ट हैव टू उसको कीप इट विद देम। लेकिन आपको एक चीज समझना होगा इसको प्रिवेंट करने के लिए, ओके, देर इज अनदर थिंग, ऑलराइट, और वो क्या है? वो ये है कि अगर असेंबली जो है, आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल अमेंड करके और रिटर्न कर देता है ओरिजिनेटिंग हाउस को, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने लेजिस्लेटिव असेंबली को रिटर्न कर दिया अमेंड करके, या रिजेक्ट कर दिया बिल को ऑल टुगेदर, या दे टेक नो एक्शन डिलेइंग द बिल। सो इस केस में क्या होता है? इन दीज थ्री केसेस व्हाट इज डन इज दैट बेसिकली असेंबली जो है वो बिल को फिर से पास कर सकती है और ट्रांसमिट कर सकती है काउंसिल को। और इस केस में ये मैक्सिमम 4 महीने तक रख सकते हैं अपने पास, बट देन द बिल इज डीम टू बी पास्ड। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो जॉइंट सिटिंग, और इसको इंश्योर किया जाता है, ओके, इसको इंश्योर किया जाता है कि ओवर राइडिंग पावर दी गई है किसको? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। SLA हेयर इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ अपर हैंड एट द सेंटर लेवल। हम कैसे इंश्योर करते हैं कि जो लोकसभा है उसको उसको अपर हैंड रहे? बाय जॉइंट सिटिंग, बिकॉज लोकसभा हैज द नंबर्स। सो व्हेन देयर इज अ जॉइंट सिटिंग द लोकसभा ओवरवेल्म्स द राज्यसभा एंड द स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। नहीं, मनी बिल तो यहां पर भी है, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल बिल्स। मनी बिल तो ऐसे भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर रहेगा। ओके, अब आप समझिए यहां पर एक चीज हम कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी बिल की अगर मैं बात कर रहा हूं, मनी बिल तो आप समझ रहे हैं ना, मनी बिल में तो ओवरऑल पावर SLA के पास है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जस्ट लाइक लोकसभा। मैं ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा हूं। जो ऑर्डिनरी बिल होगा दे कैन बी ओरिजिनेटेड इन आइदर हाउस ऑफ ए बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल में तो सवाल ही नहीं है, यूनिकैमरल में तो एक ही हाउस एग्जिस्ट ही करता है, तो वहां तो समझने की कुछ जरूरत ही नहीं है। जो नॉर्मल प्रोसेस होगा वन हाउस लेजिस्लेचर के लिए वही फॉलो होगा, एंड इमीडिएटली इट विल बी ट्रांसफर्ड टू द गवर्नर। कंफ्यूजन आया कहां? कंफ्यूजन बाई कैमरल लेजिस्लेचर में। द कंफ्यूजन फॉर अस इज इन द बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो वहां का हम देख रहे हैं। तो इन अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, द ऑर्डिनरी बिल कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस। ओके, और उसके बाद जो है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय आइदर अ मिनिस्टर
और एनी अदर मेंबर। तो जैसे आपका कंसेप्ट है गवर्नमेंट बिल का, प्राइवेट मेंबर बिल का, उसी तरीके से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर इज अ फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग। और अब जो है इसको आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो जब ट्रांसमिट कर रहे हैं तो एक ट्रांसमिशन पॉसिबल है, देयर कैन बी टू ट्रांसमिशन पॉसिबल, यस और नो। वन ट्रांसमिशन इज दैट एसएलए से एसएलसी की तरफ बिल जा रहा है, और एक ट्रांसमिशन है एसएलसी से एसएलए की तरफ बिल जा रहा है, यस और नो। ये दोनों ट्रांसमिशन समझ में आया इन अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। या तो बिल ओरिजिनेट हो रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली में और फिर जा रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल, या तो बिल को आपने इंट्रोड्यूस किया लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंड देन यू आर सेंडिंग इट टू लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ अगर हम फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं, when the bill is transmitted from SLA to SLC, that is legislative assembly to legislative council. So in that case what we are having is that the legislative council can pass the bill as received। आप पास करिए तो वो बिल जो है गवर्नर के पास फिर चला जाएगा। दूसरा है अमेंड द बिल एंड रिटर्न इट टू द ओरिजिनेटिंग हाउस, रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर एंड देन टेक नो एक्शन। नाउ यहां पर ये चीज क्या होती है कि अगर हमने सेंटर पे देखा, एट द सेंट्रल लेवल वी सी, अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है जहां पर राज्यसभा बात नहीं मान रही है, तो व्हाट वी हैव, ज्वाइंट सिटिंग, यस और नो। वहां पर नोटिफाई कर दिया जाता है आर्टिकल 108। बट इज देयर एनी कंसेप्ट ऑफ ज्वाइंट सिटिंग एट अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर? देयर इज नो, नथिंग लाइक ज्वाइंट सिटिंग। ओके, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इट मे पास द बिल अगेन and transmit it to the council again. Or if the council passes the bill with amendments not acceptable to the assembly, or rejects the bill altogether, or keeps it pending for 1 month, then the bill is considered as passed by both houses। मतलब यहां पर जो है आपका जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो क्या कर सकता है, वो जो है अगर फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगेन बिल पास कर दिया, तो फिर वहां पर वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 महीने के लिए पेंडिंग रख सकता है। अगर फिर रिजेक्ट कर दिया, या उसके साथ साथ उसको पेंडिंग रखा, या ऐसा अमेंडमेंट डाला विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगेन, सो द बिल इज डीम टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेस। क्या ये चीज समझ में आई? ये वाली चीज मैं फिर से रिपीट करूं या समझ में आई आप? तो ये क्या है, दिस इज ओवर राइडिंग पावर। दिस इज व्हाट, दिस इज ओवर राइडिंग पावर। अगर मैं बात करूं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो ट्रांसमिशन होता है, तो क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अगर मान लिया कि उसको कैंसिल कर दे, बिल को नहीं पास करे, तो क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल फिर से पास करके भेज सकती है और उसको ओवरराइड कर सकती है? उसको ओवरराइड कर सकती है? नहीं कर सकती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का रोल जो है बहुत लिमिटेड है। सिंस देयर इज नो जॉइंट सिटिंग एज सच, लेजिस्लेटिव असेंबली विल हैव द अपर हैंड। ओके, यहां पर फिर से एक लास्ट बार मैं समराइज कर देता हूं आपके लिए। दो पॉसिबल इन अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, दो पॉसिबल ट्रांसमिशन है, या तो बिल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, SLA इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उससे ट्रांसमिट होके SLC में जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल में सवाल ही नहीं है। मनी बिल में तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही सारे पावर्स हैं। दूसरा चीज क्या है, SLC में ओरिजिनेट होके SLA में जाएगा, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से ओरिजिनेट होके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाएगा। मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट इंस्टेंस की, दैट इज SLA टू SLC, legislative assembly to legislative council। in that case
अगर बिल पास हो गया फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड देन इट इज सेंट टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो द बिल पास्ड कैन बी पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है, दिस विल गो टू द गवर्नर और नॉट। अब गवर्नर के पास चला गया क्योंकि दोनों ने पास कर दिया ना। अब ये तो सिंपल सा चीज है, यू कैन गो फॉर द गवर्नर्स असेंट, बट और तीन सिचुएशंस कैन बी पॉसिबल, which are the steps that are taken by the state legislative council upon receiving a bill from the legislative assembly. Now यहां पर क्या है, they can either amend the bill and return it to the originating house for reconsideration. Now ये जो amendment है, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एक्सेप्टेबल हुआ, तो द लेजिस्लेटिव असेंबली कैन एक्सेप्ट इट एंड देन द बिल गोज टू द गवर्नर। लेकिन अगर ये अमेंडमेंट एक्सेप्टेबल नहीं हुआ to the legislative assembly, so then they can pass the bill again and then also they can override. Okay, और फिर जो है overriding power किन कर जाएगा? दूसरा है if they reject the bill altogether, so in that case again the legislative assembly can pass the bill and override and then take no action, effectively delaying the bill. तो इस केस में क्या होता है? इस केस में ये चीज होती है कि आफ्टर द बिल इज डिलेड, ओके, अगर उसको आपने बिल को डिले कर दिया तो फिर क्या होगा? उसके बाद जो है लेजिस्लेटिव असेंबली फिर वो बिल को पास करके आपको भेज सकती है, और जब आपको सेकेंड टाइम भेजेगी एंड अगेन द काउंसिल पासेस द बिल विथ अमेंडमेंट्स विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द असेंबली और रिजेक्ट्स द बिल अगेन or keeps it pending for 1 month, then the bill is considered as passed by both houses. And this considered as passed by both houses, this is the overriding authority of legislative assembly. क्या ये चीज क्लियर है? तो मतलब क्या हुआ एलसी का? वही चीज जो मतलब हुआ आरएस का। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब वही हुआ, टू गेन एंड बैकडोर एंट्री फॉर पीपल हु कैन नॉट come, okay, to the active politics. Okay, now the thing is, important चीज ये है कि क्या ऐसा हो रहा है आज की डेट में? ऐसा हो रहा है, आर यू गेटिंग ब्रिलियंट प्रोफेसर्स ऑफ इकोनॉमिक्स? नहीं, भौकाल मचाने वाले भैया मिल रहे हैं आपको, स्कॉर्पियो राइडिंग स्टेपी आर्यन चैड्स मिल रहे हैं। ओके, आपको वो नहीं मिल रहे हैं। ये बनाया क्यों गया था? ताकि पीपल हु आर वेरी वेल वर्स्ड विथ इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड हिस्टोरियंस, दे कैन कम। आज के जमाने में इन स्पेशली इन यूपी एंड बिहार, द एमएलसी इज द बिगर गुंडा देन द एमएलए, क्योंकि एमएलए को थोड़ा सा खौफ है। एमएलए को थोड़ा सा खौफ है जनता का, एमएलसी इज छुट्टा सांड, उसको किसी का खौफ नहीं होता है। वाई? बिकॉज उसको पता है कि मनी पावर और नॉर्मल अपना जो पावर यूज करके आई कैन बाई द एमएलएज एंड आई कैन बाई द टीचर्स एंड आई कैन बाई द ग्रेजुएट्स एंड आई कैन बाई द म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड वाले, है ना? सो दिस इज, ओके, दिस इज मोर और लेस यूजलेस, हम ऐसा कह सकते हैं। प्लीज रिमेंबर देर इज नो जॉइंट सिटिंग। ओके, तो सवाल ही नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, दे कैन ओवर हैव द ओवर राइडिंग पावर। ओके, ओके, सो नाउ लेट अस से कि कोरम जो है उसको आपको पता है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोरम मेंटेन करना? इट्स स्पीकर्स और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द कोरम। वोटिंग इन द हाउस, so decisions during a sitting are made by a majority of votes from members present and voting, excluding the presiding officer who has a casting vote, and certain matters they require an effective or special majority. स्पेशल मेजोरिटी सुबह हमने पढ़ा था, याद है? इन द मॉर्निंग वी हैव रेड स्पेशल मेजोरिटी अगर कोई रेजोल्यूशन पास करना है आर्टिकल 169 के अंदर, टू एस्टैब्लिश और अबॉलिश ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट हैज टू बी पास्ड लाइक दिस। ओके, लैंग्वेज इन स्टेट लेजिस्लेचर,
So official language of the state हिंदी और इंग्लिश कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस। ओके, तो ऑफिशियल लैंग्वेज में आपका कुछ भी हो सकता है, तमिल हो सकता है, उड़िया हो सकता है, असमीज हो सकता है, बंगाली हो सकता है। उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश भी आप यूज कर सकते हैं। तो 3 लैंग्वेजेस यू कैन यूज फॉर ट्रांजैक्टिंग द बिजनेस। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर मे अलाउ मेंबर्स टू स्पीक इन देयर मदर टंग, or legislature has the authority to decide on the continuation or discontinuation of English as a floor language beyond specified time limit। यहां पर एक चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं पढ़ रहा था, दैट आपको पता है ये इंग्लिश और हिंदी वाला जो प्रॉब्लम है साउथ इंडिया में, स्पेशली तमिलनाडु, व्हाई दिस हैज स्टार्टेड? दिस हैज स्टार्टेड बिकॉज पहले क्या था कि 15 ईयर्स के लिए रहेगा, 15 ईयर्स के लिए इंग्लिश और हिंदी रहता। तो जब 1963 आया, 15 years had passed since the passing of the independence, इंडिपेंडेंस होने के 15 साल हो चुके थे ऑलमोस्ट। एंड उस केस में जो है वहां बात चल रही थी, तो नेहरू ने क्या कहा कि ठीक है, हिंदी हम लोग जो है उसको अब प्राइमरी लैंग्वेज बनाएंगे इंडिया की। बट मेनी ऑफ द साउथ इंडियंस स्टेट्स दे बेसिकली दे वेर अगेंस्ट दिस। नाउ व्हाट हैड हैपेंड दैट नेहरू सेड दैट इंग्लिश में बी यूज्ड। उन्होंने जो है बिल में क्या लगाया ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में, कि इंग्लिश मे बी यूज्ड। ध्यान से देखिएगा, मे बी यूज्ड। ओके, नाउ द साउथ इंडियन पॉलिटिशियंस दे वर वेरी लिविड एंड दे से कि शैल होना चाहिए, मे नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? शैल होना चाहिए। वाई? बिकॉज मे इज अनसर्टेन, शैल इज वेरी वेरी स्टेबल। तो नेहरू इग्नोर्ड एंड पास द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, एंड उसमें मे था, उसमें क्या था? मे था। ओके, देन राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, तो अटॉर्नी जनरल एट द सेंटर, एडवोकेट जनरल इन द स्टेट्स। So ministers and advocate general have the right to speak and take part in either proceedings of the house। either houses proceeding मतलब ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं। जो 6 स्टेट्स है, देखिए प्रॉब्लम यही आ रही है कि 6 स्टेट्स के लिए हम लोग एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं, बिकॉज यूनिकैमरल में ओपन एंड शट है। The minister will have to be a member, yes or no? In a unicameral legislature, the minister obviously will be needed to be the member of the house that he is speaking in। लेकिन जो बाई कैमरल 6 स्टेट्स हैं, उसमें क्या होता है? मिनिस्टर क्रॉस हाउस पार्टिसिपेशन कर सकता है। If he is a legislative council member, he can speak in a legislative assembly. If he is a legislative assembly member, he can speak in the legislative council। Okay, and this provision ensures that ministers can participate in proceedings of a house they are not members of, and allows for participation in both houses for those not member of either। तो यहां पर जो है, अगर दोनों मेंबर नहीं है, अगर दोनों हाउस के मेंबर नहीं है, तो कैन यू बी अ मिनिस्टर? द आंसर इज यस, बट यू हैव टू बी इलेक्टेड टू आइदर हाउस विद इन 6 months। ओके, दोनों हाउस में आपको 6 महीने जो है आपको विद इन 6 months आपको करना पड़ेगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। कैन दे वोट? कैन द मिनिस्टर्स वोट? कैन द मिनिस्टर्स वोट? द आंसर इज दे कैन वोट इन द हाउस दे आर मेंबर ऑफ। They can vote in the house they are member of, they cannot vote in the house they are not a member of। They are only have the right to speak। They only have what? They only have the right to speak in both houses। क्रॉस हाउसेस मतलब जहां के मेंबर नहीं है वो। ओके, और एडवोकेट जनरल तो कहीं भी वोट नहीं कर सकता है, वेरी सिमिलर टू अटॉर्नी जनरल। ओके, अब हम बात करते हैं असेंट ऑफ द गवर्नर की। वंस अ बिल इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, इट इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर हु हैज 4 ऑप्शंस। तो यहां पर जो है, अगर आपको याद होगा कि हमने प्रेसिडेंट साहब से बात के बारे में बात किया था, तो उनसे ज्यादा एक चीज यहां कर सकते हैं। लाइक द प्रेसिडेंट, ही कैन असेंट टू द बिल, ही कैन विथहोल्ड असेंट, he can return the bill for reconsideration, and the additional thing that this person can do is reserve the bill for president's consideration। प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए ये बिल को रिजर्व कर सकते हैं।
और यहां पर क्या है, इफ he the governor returns the bill for reconsideration, and if the bill is passed again, the governor must assent. The governor, he must assent. ओके, ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है कि अगर फॉर एग्जाम्पल he reserves the bill for president's consideration, so in that case what is going to happen is, अब जो है गवर्नर का कोई रोल बाकी है, गवर्नर का रोल खत्म। द मोमेंट द बिल इज रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, द गवर्नर्स रोल इज ओवर। गवर्नर साहब का रोल खत्म हो जाता है, एंड नाउ द प्रेसिडेंट विल डील डायरेक्टली विद द स्टेट लेजिस्लेचर। यहां पर जो है प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, ही कैन गिव असेंट, he can withhold assent, or he can return the bill for reconsideration. But suppose he returns the bill for reconsideration and then the state legislature passes it again. Is he bound to give his assent? Is he bound to give his assent, the president, when he's dealing with the state legislature? The answer is no. He is not bound to give his assent. Is the governor bound to give his assent if he returns something for reconsideration? And then it comes, yes. Is the president bound to give assent if the parliament passes the bill again after he has sent it for reconsideration? Yes. तो यहां पर हमने क्या पढ़ा, yes, yes and no। मतलब द प्रेसिडेंट जब वो रिटर्न करते हैं पार्लियामेंट को बिल रिकंसिडरेशन के लिए, ही मस्ट गिव द असेंट अगेन इन द सेकेंड ट्राई। द गवर्नर, if he returns the bill to the state legislature for reconsideration, he must give his assent again if it is presented again। और no क्या है, if the president is deciding on a bill which has been reserved for him by the governor of the state, and then he sends it back for reconsideration, he is not bound to give his assent, he can decide on its merit। ये चीज क्लियर है, यस यस एंड नो वाला फैक्टर। तीन सिचुएशन मैंने बताया आपको, जिसमें से दो में आपको द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर मस्ट गिव हिज असेंट, बट ओनली व्हेन द प्रेसिडेंट इज डीलिंग विद द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अ बिल which has been reserved for the president by the governor, and he sends it back for reconsideration, then in that case the answer is no, he is not bound to give his assent again। Again he can decide whether to give the assent based on the merits of the bill। okay, मनी बिल में सेम पावर होता है। अब यहां देखिए मनी बिल का फिर वही एक प्रॉब्लम आ जाती है। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जहां सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वहां ओपन एंड शट है। लेकिन यहां पर क्या है, मनी बिल हम जो है एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं इन अ बाई कैमरल, तो वहां पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर में एसएलए के पास, दैट इज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके पास पावर होती है। और मनी बिल, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली and not in the legislative council। It must be introduced on the recommendation of the governor and is always considered a government bill, hence introduced by a minister। After the legislative assembly passes a money bill, it is sent to the legislative council for consideration। The legislative council has restricted power, it can only make recommendation and must return the bill to legislative assembly within 14 days। okay, and the legislative assembly may accept or reject any or all recommendation from the council। If it accepts any, the bill is passed to have been both houses in the modified form। If no recommendations are accepted, the bill is again considered passed in its original form। This is for money bill। What about if in the normal bill, ordinary bill, the legislative council sends a modified form of bill to the legislative assembly and the legislative assembly does not like it and it does not accept it? What will be the course of action after that? The course of action will be that the legislative assembly will again pass the bill, send it to the legislative council, and then the legislative council, whatever action it will take,
the state legislative assembly will have overriding power. The bill will be deemed to be passed regardless of the action. तो हमेशा याद रखिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास सिर्फ वंस दे हैव द पावर टू prevent the bill from being passed in an ordinary bill. In the second instance, if that same bill is again passed by the legislative assembly, it can override the legislative council. Okay. And if the legislative council does not return the bill within 14 days, the bill is deemed to have been passed by both houses in the form originally passed by the legislative assembly. और ये जो है वेरी सिमिलर टू व्हाट द रिलेशनशिप इज बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मनी बिल, वेरी सिमिलर. ओके. और गवर्नर कैन आइदर गिव हिज असेंट, withhold assent or reserve the bill for president's assent. यहां पर एक मैं बता देता हूं आपको, एक कंफ्यूजन था कुछ दिन पहले. व्हाट अबाउट मनी बिल एंड द प्रेसिडेंट या गवर्नर का असेंट? तो मनी बिल अगर आपको याद है, बोथ एट द सेंटर एंड द स्टेट, both at the central level and at the state level, it is presented with the permission of the either the president at the central level or the governor at the state level. So it cannot be returned for reconsideration. उसको रिकंसिडरेशन के लिए आप रिटर्न नहीं कर सकते. सो व्हाट डज द ऑप्शन आर with the governor and the president once they receive the money bill? They cannot return it for reconsideration. तो मनी बिल के लिए जो है, प्रेसिडेंट साहब के पास 2 ऑप्शंस आर देयर, वेयर एज गवर्नर साहब के पास और मैडम के पास 3 ऑप्शंस आर देयर. In normal cases, how many options are there? 3 and 4 respectively. So president जो है, when they receive the money bill, they can either give assent or they can withhold assent. Okay. या तो उसको assent दे दे या नहीं दे दे. Now इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? They must give the assent. हमने ये पढ़ा था ना कि they must give the assent. Theoretically it is possible for the president to withhold the assent. तो withhold the assent कौन सा veto हो जाएगा? When the president is withholding the assent, it will be what kind of veto? Absolute veto. It can be what? It will be absolute veto. तो यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर यह हो रहा है कि अगर आपको याद होगा तो प्रेसिडेंट साहब के एब्सोल्यूट वीटो के बारे में हमने कहा था, कैन ही एक्सरसाइज एब्सोल्यूट वीटो इन ऑल द केसेस? कैन द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज इज एब्सोल्यूट वीटो? नहीं. एब्सोल्यूट वीटो 2 केसेस में हो सकता है. फर्स्ट इज प्राइवेट मेंबर्स बिल. दूसरा एब्सोल्यूट वीटो क्या है? इफ द गवर्नमेंट हैज फॉलन and a new government has come and that government has told the president to not give assent, to withhold his assent in that case. So क्या मैं ये कह सकता हूं कि theoretically it is possible that money bill's assent can be withheld or it can be given? ये 2 options हैं प्रेसिडेंट के पास मनी बिल में. theoretically I am saying, on paper, but in practice he must give his assent. In practice, he must give his assent. Theoretically, he has 2 options. One is withholding the assent or giving the assent. ये चीज समझ में आई प्रेसिडेंट के संदर्भ में? Did you understand this in the context of the president? ये समझ में आ गया? तो आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है. एग्जाम में जो है, जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट होता है उसको लिखा जाता है. आप कहेंगे द प्रेसिडेंट कैन आइदर विथहोल्ड और he can give assent, but he cannot return the bill for reconsideration. Now the thing is that in the examination आप ये लिखेंगे, but हमें ये भी पता है that withholding the assent is very very narrow, and it can happen only in very very specific case when the government has fallen and the new government says do not give the assent. तो theoretical aspect चेक किया जाता है आपके एग्जामिनेशन में, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपके नॉलेज के लिए.
दूसरी चीज क्या है, गवर्नर के पास भी तीन ऑप्शंस हैं। गवर्नर कैन आइदर withhold the assent, give his assent, और गवर्नर के पास एक और ऑप्शन बच जाता है, दैट इज रिजर्विंग द बिल फॉर प्रेसिडेंट। द थिंग इज कि इन दोनों का, मनी बिल के कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट और गवर्नर का एक एक ऑप्शन -1 -1 हो जाता है। व्हाट इज दैट? रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन गवर्नर जो है, उसका ऑप्शन ऑफ रिजर्विंग द मनी बिल of which has come from the state legislature, reserving the money bill for the reserving the money bill for the president's assent, वो बच जाता है। ओके okay? क्या ये चीज क्लियर है? And if a money bill is reserved for the president's consideration, president has the option to either give or withhold the assent, but cannot return the bill for reconsideration by the state legislature. तो जब मनी बिल ट्रांसमिट होता है, रिजर्व किया जाता है फॉर द प्रेसिडेंट, इन दैट केस प्रेसिडेंट ऑल्सो लूजेस द पावर टू रिटर्न द बिल। व्हाई? बिकॉज इट इज हिज जूनियर, द गवर्नर, हु हैज गिवन द प्रायर परमिशन। यस और नो? तो एक तरीके से गवर्नर की सैंक्टिटी भी मेंटेन रहे, इसीलिए वापस नहीं भेजा जाता है उसको। बिकॉज अगर मनी बिल को प्रेसिडेंट वापस भेज देंगे स्टेट लेजिस्लेचर में, इट विल पुट अ क्वेश्चन मार्क ऑन गवर्नर। गवर्नर साहब जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। ठीक है, वाई यू हैड गिवन दी असेंट इन द फर्स्ट प्लेस? ओके, वाई यू हैव गिवन, नॉट असेंट बट वाई यू हैव गिवन द परमिशन इन द फर्स्ट प्लेस? क्या यहां तक क्लियर है? इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? मुझे बस बताइए हाँ या ना, या कोई डाउट है स्पेसिफिक तो बिल्कुल आप पूछेंगे। सब ठीक है, क्लियर है? ओके। इसका टेस्ट वगैरह ले क्या? अभी तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट हमारा सैटरडे को है, लेकिन आई थिंक अब आप उतने उस लेवल तक पहुंच गए हैं कि थोड़ा सा टेस्ट वगैरह 25 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील, एंड एज अ होमवर्क आई कैन से। तो व्हाट आई विल डू इज आई ट्राई टुडे और टुमारो, और मैं 20-25 क्वेश्चन आपको एक होमवर्क की तरह दूंगा, और आप जो है उसको सॉल्व करिए। और ये हम ट्राई करेंगे कि वीकली या एवरी 3 डेज के बेसिस पे हम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पार्लियामेंट वर्सेस स्टेट लेजिस्लेचर, उसकी बात करते हैं। सो ऑर्डिनरी बिल में, सो इन बोथ केसेस ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस। तो आइदर हाउस जब मैं कहता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द बाई कैमरल लेजिस्लेचर। आई एम टॉकिंग अबाउट द 6 एक्सेप्शंस। यूनिकैमरल में ओपन एंड शट है, एक ही हाउस एग्जिस्ट करता है, तो कहां पर इंट्रोड्यूस होगा उसका सवाल ही नहीं है। इट विल बी इंट्रोड्यूस इन द ओनली हाउस दैट एग्जिस्ट। So it can be done by either a minister or a private member. And procedure, the bill undergoes a three-stage process in their originating house. Ordinary bill की बात है ये. And parliament has a mechanism for a joint sitting while the state legislature does not have it. So because the state legislature does not have a joint sitting, the legislative assembly has the power to override the council by passing the bill a second time. ओके, आई होप दिस इज क्लियर। डेडलॉक कैसे रिजोल्व होता है एट द सेंटर वाया आर्टिकल 108, एंड एट द स्टेट लेवल बाय ओवरराइडिंग द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय पासिंग द बिल अगेन। फाइनल पैसेज, the requirement for both houses to agree on a bill with or without amendment is common, but the method to resolve the disagreement is different. At the center, it is 108 joint sitting. At the state, it is overriding by passing the bill again, and the state legislative assembly wins. मनी बिल में सेम restrictions है। अपर हाउस, that is the legislative council, and the Rajya Sabha both cannot introduce it. Both of them has recommendatory role. They can only recommend some issues, or recommend some modification. The legislative assembly and the Lok Sabha, in both cases, center and state, they can either accept it or reject it, and the bill is deemed to be passed. Time limit for consideration is 14 days, and there is no provision for resolving deadlocks over money bill in either the state or the center.
तो ज्वाइंट सिटिंग का कंसेप्ट ऐसे तो स्टेट में है ही नहीं, बट इन द एट द सेंटर ऑल्सो देर इज नो ज्वाइंट सिटिंग कंसेप्ट फॉर मनी बिल्स. लेजिस्लेटिव काउंसिल का पावर क्या होता है? सो इक्वल पावर, तो ये 6 स्टेट्स की बात है, बिकॉज ओनली 6 स्टेट्स हैव अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर. इनका इक्वल पावर होता है इंट्रोडक्शन एंड पैसेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल. दे कैन इंट्रोड्यूस एंड they have powers over ordinary bills. They can approve the ordinances which are issued by the governor. Selection of ministers. Ministers can be drawn from the MLC pool, that is the members of Legislative Council pool. They can consider the report of the State Public Service Commission, State Finance Commission, and CAG. Enlargement of State Public Service Commission jurisdiction. Both houses share this authority. Okay. Unequal powers क्या क्या है? Money bill cannot be introduced in the Legislative Council. Final decision on any bills. तो फाइनल डिसीजन क्या होता है? ओवर राइडिंग पावर हमें पता है. इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, फाइनल डिसीजन रेस्ट्स विद द लेजिस्लेटिव असेंबली. दे कैन डिले बट नॉट डिनाई. They can delay the passage of the bill, but they cannot deny it. The council can discuss but not vote on the budget, very similar to Rajya Sabha. Only the assembly can pass no confidence motion. Why? Because the council of minister, irrespective of from where they are drawn, they are responsible, collectively responsible only to the legislative assembly, very similar to the central level where Rajya Sabha ministers also, ministers from Rajya Sabha, they are, although they can be from Rajya Sabha, but at the same time, they can, they are collectively responsible to the Lok Sabha. Why? Because लोक सभा में ही मेजॉरिटी आपको चाहिए टू फॉर्म ए गवर्नमेंट. द काउंसिल डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट or the Rajya Sabha representative and has a limited role in constitutional amendments. यहां पर आपको एक चीज समझना होगा कि जो काउंसिल है वो कहां पार्टिसिपेट नहीं करता है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट में. हमने एक चीज आपको याद होगा पढ़ी थी कि एमएलसीज का कोई काम ही नहीं है प्रेसिडेंट से रिलेटेड. नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, डू दे हैव एनी रोल इन द प्रेसिडेंट्स बिजनेस? The answer is yes. Nominated members have a role in impeachment. तो सचिन तेंदुलकर, सुधा मूर्ति, रेखा, ये कब कहाँ आ जाएंगी? इम्पीचमेंट के समय आ जाएंगी, इलेक्शन के समय नहीं आएगी. लेकिन एमएलसी लोग कभी आएंगे? एमएलसीज कभी आएंगे? एमएलसी कभी नहीं आएंगे. वाई? बिकॉज इट इज अ स्टेट स्पेसिफिक प्रोविजन, एमएलसी. एंड इफ वी अलाउ द एमएलसीज, it will mean that some states will have more power than others. So states with unicameral legislature will have less power than states with bicameral legislature. Okay. And its existence can be terminated by parliament upon the assembly's recommendation. Okay. So ये जो है, अगर assembly recommend करे by special majority under article 169, so it can be terminated also. What are the collective privileges of the state legislature? They have the publication right. अपना रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकती है. एंड इट कैन रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम डूइंग सो. दे हैव कंट्रोल ओवर प्रोसीडिंग्स. अपना कैसे प्रोसीडिंग को करना है, कब ज्वाइंट सिटिंग करना है, सीक्रेट सिटिंग, नॉट ज्वाइंट सिटिंग, सीक्रेट सिटिंग करना है. ज्वाइंट सिटिंग इज नॉट देयर इन द स्टेट, प्लीज रिमेंबर. रेगुलेटरी ऑटोनॉमी, द पावर टू मेक रूल्स regulating its procedure, conduct of business, and adjudication on matters. Then disciplinary power, authority to punish members and outsiders for breach of privilege or contempt through various means, including reprimand, admonition, imprisonment, suspension, or expulsion. Okay. All right. So ये जो है, okay, ये जो है आपको समझ में नहीं. लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, इफ दे विल पार्टिसिपेट इन राज्यसभा मेंबर्स इलेक्शन, सो विल दैट बी अ गुड थिंग? आप समझिए, ओनली 6 states हैव, ओके, only six states have bicameral legislature. ओके, तो क्या वहां पर राज्यसभा मेंबर्स को इलेक्ट करने के प्रोसेस में गड़बड़ी नहीं आ जाएगी? दैट 6 states will have a different procedure and rest of the states will have different procedure.
तो इस कंसेप्ट को ओके इस तरीके से समझिए, ओके इस तरीके से समझिए कि यस, ऑलराइट, करेक्ट, दे आर इलेक्टेड बाय द members of all the विधान सभाs, ठीक है, ऑलराइट, विधान सभा का रहता है, विधान परिषद का नहीं रहता है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन दैट यू गाइज हैव? ओके, so they have the right to receive immediate information regarding the arrest, detention, conviction, imprisonment, and release of a member, an inquiry and investigative power, so capability to institute inquiries, order the attendance of witness, and request relevant paper. Very similar to the parliament. जो पार्लियामेंट अपना खुद का जो इंटेग्रिटी है, जो अपना प्रिविलेज है, उसको डिफेंड कर सकता है, अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, वेरी सिमिलर इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे हो सकता है। बहुत एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। आपने सुना ये बात कि यूपी में दे हैड अरेस्टेड हाईकोर्ट जजेस फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। ओके, व्हाट हैड हैपेंड वाज, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये 1964 की बात है, एंड इट वाज अ लैंडमार्क केस। अभी आई थिंक राघवेंद्र हैड आस्क्ड वन क्वेश्चन वंस, या रोहित ने पूछा था, आई डोंट रिमेंबर हु हैड आस्क्ड दिस, कि सबसे बड़ी बेंच कहाँ बैठी थी। तो दैट वाज इन केशव नंदा भारती, 13 जजेस। लेकिन क्या ऑल इंडिया सारे लेवल पे ये ट्रू है? द आंसर इज नो। एक बेंच बैठी थी 28 जजेस की, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इट वॉज नॉट ए फुल कोर्ट, क्योंकि दो 30 जजेस थे, टोटल टोटल 30 जजेस थे, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो 2 जजेस को अरेस्ट कर लिया गया था। तो हुआ क्या था उसमें, दैट एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, उसने किसी एमएलए के अगेंस्ट में कुछ एक पैम्फलेट छपवा दिया था दैट दिस एमएलए इज करप्ट, और उसको कंटेम्प्ट ऑफ हाउस के अंदर जो है पकड़ के लाया गया बाय द पुलिस, और हाउस ने उसको 7 दिन की सजा दी। हाउस ने उसको 7 दिन की सजा दी कि तुमने जो है हाउस पे डिसरिप्यूट लेके आए हो, बिकॉज यू हैव alleged something against the member. Now this person who was a political activist, a communist political activist, his lawyer went to the court, Allahabad High Court, and in Allahabad High Court the 2 judges, they ruled that this detention was illegal habeas corpus के अंडर। हैबियस कॉर्पस के अंडर ये जो डिटेंशन था बाय यूपी पुलिस ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू ब्रिंग दिस पर्सन टू द हाउस फॉर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग वाज इलीगल, और उसको छोड़ा जाए। नाउ द हाउस, दे स्टार्टेड टू बी वेरी वेरी एंग्री। द आई थिंक द चीफ मिनिस्टर वाज सुचेता कृपलानी। ओके, आई थिंक उस समय 64 में कौन थी, 64 में, यस, तो ये जो है, ओके, ये जो है, शी वॉज द चीफ मिनिस्टर, एंड शी वॉज इंडियाज फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो दोनों जजेस हैं इनको पकड़ के लेके आओ। सुचेता कृपलानी जी ने कहा कि दोनों जजेस जो है इनको आप पकड़ के लाओ, और दोनों जजेस को अरेस्ट कर लिया गया रातों रात। देयर वर 30 जजेस इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट, 28 जजेस इन द नाइट, they made the biggest bench in the history of India. They made the biggest bench in the history of India because two of their colleagues, two fellow judges, they were arrested, and they said that this detention, first of all, of the political activist, and second of all, our two peers, is illegal. फिर शोडाउन हो गया। शोडाउन क्या हुआ, कोर्ट ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा था, और ये जो है आपके सुचिता कृपलानी जी, शी वॉज वेरी एडमेंट कि नहीं नहीं, मैं जजेस को तो जेल में डालूंगी। देन हु इंटरवीन्ड, फिर यहां पर इंटरवेंशन किसका हुआ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। एंड सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही इंटरवीन्ड ऑन बिहाफ ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट, टेलिंग सुचेता कृपलानी टू बैक डाउन, एंड देन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, yes, he was the president at that time,
एंड उन्होंने कहा कि आप जो है पीछे हटिए, ये हाई कोर्ट के जजेस जो है दे शुड बी रिलीज्ड। ओके, सो ये जो है दिस वाज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ जजेस हु सैट इन ए बेंच। ओके, सुप्रीम कोर्ट में 13 नंबर है, 28 नंबर ऑल इंडिया। Courts are prohibited from inquiring into the proceedings of a house or its committee. And then there is also protection from arrest and legal process. So prohibition on arrest and serving of legal processes within the house without the permission from the presiding officer. जैसे आप पार्लियामेंट के अंदर नहीं घुस सकते टू अरेस्ट अ मेंबर, यू कैन नॉट एंटर ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू अरेस्ट अ मेंबर। ओके, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या होती है, सिमिलर टू दैट ऑफ एन एमपी, बट एट द स्टेट एमएलए को भी मिलती है। दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन of the state legislature and 40 days before and after it in civil cases. In criminal cases or preventive detention, they can be arrested normally. They have freedom of speech and exemption from jury service. Okay, so इस तरीके से आपका पार्ट 6 इज ओवर, क्योंकि हमने वो भी कंप्लीट कर लिया। फिर रिमेंबर हाई कोर्ट इज ऑलरेडी डन फ्रॉम आवर साइड। सो पार्ट 6 हमने क्या खत्म कर लिया है, आर्टिकल 1 2 Article 233. Can I say like this? We have completed Article 1 to Article 233. Okay. चलिए,